जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 34। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 का लास्ट कंसेप्ट स्टडी करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लेकिन उससे पहले क्विज। प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ आपने सीखा उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझ आया कि नहीं अभी पता चल जाएगा। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। CRN लिखिए, पहले देखना बाद में है, पहले CRN लिखिए, फिर देखते हैं हमारी टीम ने आज क्या क्विज बनाया है हमारे लिए। CRN लिख लिया, स्टार्ट करें ना करें, रहने दें आज। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये तो वही है ना, एक बड़े सेटअप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना ताकि इंडिपेंडेंटली वो चल सके। कोई चेंज करना हो, चेंज करना अपडेट करना आसान हो, एरर आ जाए तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? मॉड्यूलर डिजाइन। शाबाश। तो हमें उससे क्या सिखाया था? बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या करना चाहिए हमें? मॉड्यूलर डिजाइन को फॉलो करना चाहिए। ये अच्छा होता है, अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नोटिंग वाला ले आइएगा मेरा। जी, व्हीकल कैमरा, जहां पे कैमरा इंस्टॉल है वहीं पे डाटा तो कलेक्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग वही हो रही है। कह रहा है भीड़ रश लगने से पहले ही वो फैसला कर लेता है। जैसे स्मार्ट सिग्नल होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फैसला कर लेते हैं उधर ही कि अभी ट्रैफिक कम हो रही है तो सिग्नल की ड्यूरेशन कम कर देनी चाहिए, और जब ट्रैफिक ज्यादा हो फॉर एग्जांपल तो ड्यूरेशन ज्यादा। भाई भीड़ को देख के, गाड़ियों को भीड़ को देख के सिग्नल कितने सेकंड का होगा, 10 सेकंड का कि 50 का, ये अगर वो व्हीकल कैमरा खुद ही डिसाइड कर ले प्रोसेसिंग करके, रश देखे कितना रश है, इसको क्या बोलेंगे? एज कंप्यूटिंग। शाबाश। अभी लाहौर में तो नहीं है ना ऐसा कोई? लाहौर में तो सारे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल है वो फिक्स टाइमर लगा हुआ ना उनके ऊपर। हाँ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3। इनमें से कोई एक बंद ही करने मेरा हाल है, कूलिंग काफी है। ओहो, स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? आपका स्टार्ट हो गया? मेरा भी नहीं हो रहा। ओके, लग गई समझ। क्या भला? ये हमारा अलग से रूम का लगा हमारे। हाँ, अब क्या रह गया? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी डिस्प्ले आ गया? चलिए अब आ जाएगा।
जी कह रहे हैं जब पीक और जब प्रमोशनल स्कीम लगती है तब एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, उस अरसे में जब तक प्रमोशनल स्कीम है हमें ज्यादा सर्वर की जरूरत पड़ती है, तो खरीद लेना चाहिए, फिजिकल सर्वर बाय कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें दोनों में से कौन सा वाला रेलिवेंट है, स्केलेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी? स्केलेबिलिटी, शाबाश। ज्यादा का ताल्लुक फ्लेक्सिबिलिटी है, डिफरेंट का ताल्लुक से फ्लेक्सिबिलिटी से है, ज्यादा का ताल्लुक स्केलेबिलिटी से। ये तो ले सवाल में जवाब है, ये नहीं होना चाहिए। कभी कभी कोई बात नहीं, बोनस इतने 15 क्वेश्चन है, इतने कोई एक दो बोनस भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा कमाल की बात देखिए, अभी भी गलत कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साबित हो गया। चंद स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं पेपर में उनके सामने क्वेश्चन पेपर के साथ किताब ही दे देना। अगली बात समझ गए आप? क्या है भाई? सिंपल रिडंडेंसी, ऑटोमेटिक फेल ओवर। ऑटोमेटिक फेल ओवर अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? इसमें तो लफ्ज फेल आता है, फिर भी अच्छी चीज है। ये फेल ओवर है, यानी फेल होने पे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। फेल ओवर का मतलब ये है। कह रहे भाई यूजर डबल होते जाते हैं हमारे यार 3 महीने बाद, फिजिकली तो बाय नहीं कर सकते, तो क्या करें? क्लाउड बाइंग कर ले। जी गूगल की जो कूलिंग कॉस्ट है, बजाय ये कि मैनुअल इंसान डिसाइड करे कि कब मशीन का टेम्परेचर कब करना, कम करना है, कब ज्यादा करना है। अभी ज्यादा हो रहा है कोई बात नहीं, चाय का कप खत्म कर लें फिर करते हैं इसको एडजस्ट। बजाय ये कि ह्यूमन को कंट्रोल दे, क्या किया? मशीन लर्निंग एआई के जरिए से कंट्रोल कर रहे हैं, तो कॉस्ट में क्या फर्क पड़ा? 40%। इसका मतलब है एआई गुड थिंग है या बैड थिंग है? अभी तक तो गुड थिंग साबित हो रही है, इससे हमारे बिजनेस की ऑपरेशन की कॉस्ट कम हो रही है। 40% गूगल ने कम कर ली। क्या हुआ? आउटेज की वजह से सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं है।
कौन सा एडवांटेज नहीं है मॉड्यूलर डिजाइन का? सिस्टम ऑटोमेटिकली अचीव्स हायर फिजिकल रिडंडेंसी अक्रॉस। ऑटोमेटिकली फिजिकली कैसे अचीव कर सकता है? ऑटोमेटिकली थोड़ी इक्विपमेंट ऐड हो रहे होंगे। चलिए स्टेटमेंट आ गई। मुझे तो लगता है पहली और दूसरी वाली करेक्ट है। सिक्योरिटी फीचर साथ साथ ऐड होते जाए, डिजाइन जैसे जैसे ऐप डिजाइन हो रही हो, हमारा सिस्टम डिजाइन। ओके जी। डिवाइसेस इनसाइड कॉर्पोरेट नेटवर्क आर ऑटोमेटिकली ट्रस्टेड बाय डिफॉल्ट। नहीं, एवरी यूजर डिवाइस मस्ट बी वेरीफाइड और वेरिफिकेशन कंटिन्यू आफ्टर इनिशियल लॉगिन के बाद भी सब्सिक्वेंट में भी रीवेरीफाई करना होता है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी में यही पढ़ा था हमने। Security by design so online banking. Which of the following would not typically form part of this approach? Multi-factor authentication required for customer होगी, role-based access control भी होगी, patching the operating system only when a major breach is publicly reported, नहीं, end-to-end encryption start में बिल्कुल। तो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट। यानी कह रहा है जब ऑपरेटिंग सिस्टम में मसला हो तभी उसको पैच करो, ठीक करो। नहीं 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 नहीं, पहले से फीचर डिजाइन करो। कौन सा है? मॉड्यूलर सेपरेशन नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला आ गया। मिसअंडरस्टैंडिंग वाला समझते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव करनी चाहिए? सिक्योरिटी मस्ट बी एम्बेडेड इनटू द आर्किटेक्चर फ्रॉम द। ओके, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वैसे मुझे हैरान, ये क्लियर था सिक्योरिटी बाय डिजाइन, बाकियों में तो सिक्योरिटी बाय डिजाइन की ऑप्शन थी ही नहीं। मेजोरिटी की बेस पर डिसीजन कर लेते हैं कि मेजोरिटी क्या गलत है। चले आगे चलते आगे। ओके ओके ओके।
CFO क्या कह रहा है? बाइंग पावर रॉकेट सर्विस चीपर लॉन्ग टर्म देन सब्सक्राइबिंग टू AWS बिकॉज क्लाउड रिसोर्सेज कीप एडिंग कॉस्ट फॉर। वो कह रहा है यानी फिजिकल सर्वर और ऑरेकल खरीदना ये चीपर होता है सब्सक्रिप्शन से, ये कह रहा है CF। तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्लाउड प्लेटफॉर्म स्ट्रगल टू होस्ट लार्ज रिटेल इन्वेंट्री? नहीं, लार्ज इन्वेंट्री डेटाबेस को भी वो हैंडल कर लेते हैं। Oracle server cannot match cloud platform for e-commerce. Cloud service adjust resources up and down, helping control and cost as। ये उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको पता ही नहीं है CFO को। क्या नहीं पता? कि जो क्लाउड सर्विसेज में रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से अप या डाउन कर सकते हैं, वो समझ रहे शायद अप ही कर सकते हैं इसलिए कॉस्ट बढ़ेगी, नहीं, और डाउन भी कर सकते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको। चलिए अब आए हमारी क्लास के टॉपर्स, नहीं आ रहे। चलिए शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन किसकी है? फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ हाइब्रिड क्लास में फिफ्थ पोजीशन किधर है? फिफ्थ। सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ विद सेवंथ, एट्थ, दोनों की है एट्थ पोजीशन। नाइन्थ, टेंथ पोजीशन किसकी है? शाबा। हाइब्रिड क्लास बॉयज सेक्शन, ये भाई जो अंगड़ाई लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरा साथ माइक पड़ा हुआ है, साथ वाले बेंच में जरा पकड़े और मुझे बताइए, वही जो मैं रोज पूछता हूं, बताइए आपके सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में से पोजीशन लिया है? कितने स्टूडेंट्स ने? किसी ने भी नहीं। और शर्म कर भाई, शेम ऑन यू। हाइब्रिड क्लास गर्ल सेक्शन, शाबाश। ये जिनके पास माइक है जरा वो उठा के बताएं, किनके माइक किनके करीब पड़ा है? जिन स्टूडेंट्स के करीब भी पड़ा है, आगे पीछे दाएं बाएं देखें। शाबाश जी। बताइए आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स की टॉप पोजीशन है? कितने स्टूडेंट्स की टॉप पोजीशन है? किसी की भी नहीं। अगली बात आप समझ गए हैं। क्यों नहीं पोजीशन आती आप लोगों की? क्या नालायक बच्चे हैं उधर सारे? चले कोई बात नहीं, कल सही, कल इंशाल्लाह पोजीशन। चलिए अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चले फिर। ओके, आज का लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें जो चीजें मैं आपसे कहूं सिर्फ पढ़ के याद कर लेनी है, उनको फिर सोचने समझने की जरूरत नहीं, वो याद कर लेनी। मेन कंसेप्ट सुनने क्या है? मेन कंसेप्ट ये है, ऐसे ही जैसे अगर कोई एलियन आए हमारे जमीन पे और हमसे राबता करे तो हम अब उसको सिखाने लगे हैं। मैं उसको सिखाने लगा, क्या सिखाने लगा हूं? इंसानों की जुबान। तो मैं उसे पहले दिन क्या समझाऊंगा? इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन लैंग्वेजेस के इंसान एक दूसरे के साथ किन जुबानों में बातें करते हैं। क्या कोई एक ही लैंग्वेज है पूरी दुनिया में? नहीं। तो मैं सिर्फ दो बातें बताऊंगा। एक, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, के लैंग्वेजेस की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ ह्यूमन। भाई बहुत सी टाइप्स है लैंग्वेजेस की। वो कौन सी? एक है जुबान बोलने वाली लैंग्वेज है,
लैंग्वेज, एक है लैंग्वेज, एक है जुबान आंखों की। आंखों से भी पैगाम पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? हाँ शाबाश, वाली साहब ऐसे देखते हैं, क्या रिजल्ट है, फौरन पैगाम पहुंच जाता है। आज वाली साहब गुस्से में हैं, हालांकि उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही देखा, तो पैगाम पहुंच जाता है कि नहीं? तो पैगाम पहुंचाने के लिए एक लैंग्वेज है, मुंह जबान के जरिए, मुंह के जरिए से बोला जाए, और क्या, आंखों की लैंग्वेज और इशारों की लैंग्वेज, इशारों की लैंग्वेज। ये क्या, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये उठ के क्यों, पता चल गया। तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ टाइप्स की लैंग्वेज है। यह है टाइप्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस। उसी तरह कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी टाइप्स बता, एग्जांपल्स नहीं बता रहा, ना 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 ना, एग्जांपल नहीं बताया, क्या बताया, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। अब एक क्या है, एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेजेस। एग्जांपल ऑफ लैंग्वेजेस क्या है, इंग्लिश, और क्या है, चाइनीज, उर्दू, ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज। तो अब हमने समझ लीजिए, हमारी दुनिया में एलियन तो नहीं आए, लेकिन एक ऐसी चीज आ गई जिसके साथ हमने कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन वो इंसान नहीं है। ऐसी चीज दुनिया में इजाद हो गई हमसे, जिसके साथ हमने कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन वो इंसान नहीं है। वो कौन है, वो कंप्यूटर है, रोबोट तो चले उसके रिफाइंड फॉर्म, कंप्यूटर है। तो हमने कंप्यूटर के साथ क्या कम्युनिकेशन करनी होती है, बिल्कुल करनी होती। कभी हमने उसे कहना होता है भैया ऐसा करो कि एक्सप्लोरर ओपन करो, कभी कहना होता है हमने ये वीडियो प्ले करो, ये लेक्चर वाली वीडियो, कभी हमने उसे कहना होता है प्रिंट भेजो, कभी हमने उसे कहना होता है ईमेल। कंप्यूटर ये काम करता है ना, तो उसे कैसे पता चलता है मैंने ये काम करने हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देता है, हम इंसान उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर के मैंने दबाया कंट्रोल पी एंटर, कंट्रोल पी, क्या हुआ, प्रिंट आया, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट गया। तो ये क्या, मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दी। तो इसका मतलब अगर हमने कंप्यूटर को अपने इशारों पे चलाना है तो उसे सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसकी जुबान में बात करनी पड़ेगी। ऐसा ही है, कंप्यूटर के साथ बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जिनके जरिए से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उससे अपने इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, ऐसी लैंग्वेजेस जिनके जरिए कंप्यूटर से बातचीत की जाती है, हम उसको अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो हमसे बात करता है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो याद रखिए, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किए जाते हैं, हर सॉफ्टवेयर किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेस पे बना है। हर सॉफ्टवेयर दुनिया में जो बना है वो किसी ना किसी, वो इंस्ट्रक्शन, भाई सॉफ्टवेयर क्या इंस्ट्रक्शंस या कंप्यूटर ने क्या करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। लैंग्वेजेस के जरिए से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। तो हमने सीखना क्या है, दो चीजें सीखनी है। हमने एक सीखना टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, दुनिया में जो बड़ी बड़ी टाइप्स ऑफ, एग्जांपल्स नहीं बोल रहा, एग्जांपल नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, टाइप्स के कितनी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और फिर उसके बाद राइट साइड पे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। कौन सी एग्जांपल, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दुनिया में पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी रही हैं। ये पॉपुलर लैंग्वेजेस सिर्फ आज की नहीं, बल्कि अपने अपने दौर में अगर कोई लैंग्वेज बड़ी पॉपुलर रही है उसका भी जिक्र किया उसने। ये सारी पॉपुलर नहीं है, ये सारी लैंग्वेज नहीं है, और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उसका उसने जिक्र नहीं किया। तो जितनी लैंग्वेजेस की एग्जांपल दी है उसने वही डिस्कस करेंगे ना, बाकी थोड़ी करेंगे कि आज तक पिछले 50 सालों में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दुनिया में सबको पढ़े, नहीं नहीं, ये भी हमारे लिए ज्यादा है। सिर्फ एक ही बात कर देता तो वो काफी थी। क्या भैया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सबसे आसान है, सीखनी है ना आप अकाउंटेंट ने, तो सिर्फ वही सीखो। आपने कंप्यूटर साइंस में PhD करनी है तो चाहे बाकी भी 4 5 7 8 से सीख लेना, लेकिन अगर वो काम करना है जो सबसे आसान हो, वही तो क्या पाइथन लैंग्वेज, खत्म कहानी, बस टॉपिक खत्म। लेकिन उसने कहा नहीं, हम आपको डिफरेंट मजीद एग्जांपल्स भी बताएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो हमने कहा बता दो भाई, हमें क्या इससे।
हैं? जैसे कोई एलियन आए तो हम उसे क्या कहें, हम उसे उर्दू सिखाएं भाई? वो कहेगा नहीं भाई मेरे को सिर्फ एक लैंग्वेज बता जो सबसे ज्यादा दुनिया में बोली जाती है। हम कहेंगे इंग्लिश सीखो, खत्म कहानी। क्या उसे दुनिया की हर लैंग्वेज सिखाएं? नहीं लैंग्वेज सिखाएंगे। कहेगा यार मैं किसी और मिशन पे हूँ, वे सारी उम्र मेरी इधर ही गुजर गई। नहीं भैया, एक लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है आपने, तो कौन सी सीखेंगे? पाइथन। मशवरा ये है, आगे आपकी मर्जी। चलिए, तो अब हम दो टॉपिक सीखते हैं, एक टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा कौन सा है? पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पहले क्या सीखे? टाइप्स। ठीक है, ये ऊपर जो कंपैरिजन क्लासिफिकेशन लिखा है इसको गोली मारे, ये इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। कौन कौन सी टाइप्स है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। कौन कौन से? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अच्छा मुझे बताइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये कंप्यूटर पड़ा है, ये कंप्यूटर नीचे पड़ा, मैं यहाँ, मुझे बताइए किसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है? ह्यूमन की इंटेलिजेंस ज्यादा है कि मशीन की? तो हाई लेवल पे कौन है? इंसान। लो लेवल पे कौन है? मशीन। ये असूल याद रखिएगा, मशीन किधर है? लो लेवल पे। इंसान किधर है? हाई। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? अगर हम मशीन से बात करें, मशीन की लैंग्वेज में, मशीन से बात करें, उस लैंग्वेज में जो मशीन समझती है, जो बहुत ही मुश्किल है। लो लैंग्वेज के बारे में सिर्फ एक चीज ध्यान में रखें, मशीन से मशीन की जुबान में बात करना बहुत मुश्किल है, मशीन से इंसान की जुबान में बात करना आसान है। लेकिन याद रखिए, लो लेवल लैंग्वेजेस मुश्किल है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आसान है। लेकिन अगर लो लेवल लैंग्वेज में बात करेंगे ना, तो जो कंप्यूटर है वो बात को आसानी से समझेगा और मिस इंटरप्रेट नहीं करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में बात करेंगे तो कंप्यूटर को हमारी बात समझने के लिए ज्यादा एफर्ट करना, हमारे लिए तो आसानी है लेकिन कंप्यूटर जी के लिए मुश्किल है। तो हो सकता है कुछ हमारी इंस्ट्रक्शन सही तरीके से वो ना समझ पाए। इसलिए जो बड़े कोर टास्क होते हैं उनके लिए तो लो लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है, और जो जनरल टास्क होते हैं उनके लिए हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है। क्या बता रहा है? लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? ये लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ वर्क करती है, डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है। हार्डवेयर जिसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यानी कंप्यूटर, और लो लेवल लैंग्वेज, इनमें फर्क थोड़ा सा ही है, एक दो स्टेप्स का फर्क है बस। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड करता है? लो लेवल लैंग्वेजेस को। इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो उनकी एग्जीक्यूशन ज्यादा करेक्ट होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज के में और क्या पॉइंट्स है? वर्क्स डायरेक्टली विद हार्डवेयर। भाई बात समझ आ रही है? हार्डवेयर के लिए समझना आसान है। यह उस लैंग्वेज में बात करते हैं, उस स्टाइल में बात करते हैं जो कंप्यूटर आसानी से समझ ले। यानी इसमें एक एक चीज को डिटेल में बताया जाता है। प्रिंटर है, इसको हम बताते हैं कि क्या करे, प्रिंट करे, पेज फैच करे, उसके ऊपर टाइप करे, फिर प्रिंट करे। इसमें जो अल्फाज होते हैं ना हमारे, वो ये नहीं होते, फैच, टाइप, प्रिंट, ये नहीं होते। ये तो वो अल्फाज हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के है। इसमें वो थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन ज्यादा होती है। अब वो क्या है वो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। फुल कंट्रोल ओवर मेमोरी एंड प्रोसेसर। इसमें आपका जो, अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में राइट कर रहे हो ना चीजें या कोड वगैरह, आपके पास पूरे कंप्यूटर का फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि आप उससे परफेक्टली बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। उसके लिए आपकी इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना, उसके ऊपर अमल करना आसान हो जाता है। तो हमारा पूरे सिस्टम पे फुल कंट्रोल है। यानी हम उसे कहते हैं भैया दाएं वाला बाजू उठाओ तो दाएं वाला बाजू उठाएगा, हम कहें बाएं वाला बाजू उठाओ, बाएं वाला बाजू। क्यों? क्योंकि हम उसे क्लोज टू लैंग्वेज, जो लैंग्वेज जानता है समझता है, उसमें बात कर रहे हैं।
तो हमारा उसके ऊपर, मेमोरी के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी बात समझ रहा है। यह है लो लेवल लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज। इसे नॉर्मली कब इस्तेमाल किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हुए यूज किया जाता है ज्यादा, यानी इन शॉर्ट जो ज्यादा क्रिटिकल टास्क होगा ना, क्रिटिकल, उनमें इनको यूज किया जाता है। डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह जब हमने बनाने होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम यानी ऐसे सिस्टम जो कि हमारे विंडोज के साथ ही बिल्ट इन है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, या ऐसे सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एम्बेड है, जैसे डिफरेंट डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं, इनमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो रूटीन के हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं छोटे छोटे, उनमें लो लेवल लैंग्वेज यूज नहीं की जाती। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या ड्रॉबैक्स है? वेरी हार्ड टू राइट, ये बहुत मुश्किल है इसको लिखना, इसको सीखना और लिखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको हार्डवेयर का नॉलेज चाहिए डिटेल। डन जी? तो लो लेवल लैंग्वेज मुझे बताइए, आम अगर यूजर सीखना चाहे तो सीख सकता है क्या? नहीं। ठीक है, ये एक्सपर्ट लेवल के लोग जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में को अंडरस्टैंड करते हैं और इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। आजकल मुमूमी तौर पे जो यूजर्स होते हैं, जैसे मैं, आप, हम अगर कोई ऐप बनाना चाहे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहे, हमारे लिए रेलिवेंट भी नहीं है। हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, उनके लिए ये लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपडेट करने हैं उनको, ठीक है, न्यू वर्जन लॉन्च करने हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज समझ आ गया? लो लेवल लैंग्वेज क्लोज टू कंप्यूटर है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगी? उसका ऑपोजिट, वो क्लोज टू ह्यूमन है, यानी ह्यूमन अपनी लैंग्वेज में, यानी इसमें जब मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा ना, तो सिंपल कहूंगा क्या? प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट, प्रिंट पेज नंबर 3, मैं इतना कहूंगा, ये मेरी लैंग्वेज है, इंसानों की लैंग्वेज, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करेगा? मेरी इस लैंग्वेज को पिक करके, समझ के, उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करेगा। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इजी टू रीड एंड राइट, इसको रीड करना, राइट करना, समझना आसान है। आपको हार्डवेयर के डिटेल के बारे में नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने कौन सा हार्डवेयर की लैंग्वेज में बात करनी है, ठीक है। हाँ, ये चूंकि, अच्छा जरा बताइए, आपके ख्याल में दुनिया में ज्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानने वाले होंगे, वो लो लेवल लैंग्वेज जानने वाले ज्यादा है कि हाई लेवल लैंग्वेज? शाबाश। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज जाने, अच्छा ये जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह होते हैं, इंजीनियर्स हैं, वेब, इनकी एक अच्छी बात होती है। क्या बात होती है? ये जो कोड बनाते हैं ना, कोड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो बस समझ लीजिए वो ऐसे ही बनता है जैसे समंदर के अंदर एक कश्ती चल रही हो, कुछ पता नहीं होता किनारे लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। जितना उस छोटी सी कश्ती के समंदर से निकलने का चांस होता है ना, उतना ही एक डेवलपर के अपना कोड के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन का चांस होता है। गलती हो जाए, कुछ पता नहीं होता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरा सी डॉट की गलती आ जाए ना, कोमा की गलती आगे पीछे आ जाए, एक स्पेस देनी थी नहीं दी, नहीं देनी थी स्पेस दे दी, आपने अल्फाबेट जो है उसको कैप्स में लिख दिया, कोड नहीं चलना आपका। वो फिर एक एक चीज देखनी पड़ती है कि क्या है, ठीक है, एरर वो बड़ा का। तो जब इनके कोड चल जाते हैं ना, इनका एक असूल होता है, क्या? पहला एक दफा जो कोड चल पड़ा है ना, उसको छेड़ना नहीं है, पहले छेड़ना नहीं उसको, जो चल पड़ा बस चलने दो, पहला असूल ये। और दूसरा असूल क्या है? हो सके तो दूसरों के साथ शेयर कर दो, जो हमने 4-5 शराते लगा के चीज बनाई है, वो हो सके तो दूसरों के साथ शेयर कर दो। अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव चीज है ना, सेंसिटिव चीज जाहिर शेयर नहीं करते, लेकिन रूटीन के जो टास्क होते हैं ना, भाई छोटी मोटी ऐप कैसे बनानी है, वेब पेज कैसे बना, इसके लिए तो वो क्या करते हैं, उस कोड को एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। इसको समझ लीजिए, वो कहते हैं, इस डेटाबेस को कहते हैं लाइब्रेरी। जैसे लाइब्रेरी होती है ना, दूसरे लोगों ने किताबें लिखी हुई है, हम जाके दूसरे लोगों के नॉलेज से फायदा हासिल करते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी लाइब्रेरीज बनाई होती हैं उन्होंने। लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज है
वो छोटे छोटे कोड्स, छोटे छोटे टास्क, रूटीन के टास्क के लिए छोटे छोटे कोड्स जो ऑलरेडी प्रीवियस डेवलपर्स ने बनाए हुए हैं, वो वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं। हम नए डेवलपर के लिए बड़ी आसानी है क्या, उधर जाएं और देखें जो हम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं क्या ऑलरेडी किसी ने कोड बना के लाइब्रेरी में रखा हुआ है। डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, जाहिर है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिफरेंट लाइब्रेरी होगी, ठीक है। हर कैटेगरी में बहुत सी ऑप्शंस हैं, लो लेवल में बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल में बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, जैसे पाइथन सीख रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी बहुत से फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी कोड मौजूद होंगे लाइब्रेरी। हम क्या करें, डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लें। बताइए डेवलपमेंट का प्रोसेस फास्टर हुआ लाइब्रेरीज की वजह से कि स्लो हुआ? फास्टर हुआ। यही कह रहा है हाई लेवल लैंग्वेज में चूंकि ज्यादा लोग, सिंपल असूल है, जिस चीज के ऊपर ज्यादा लोग मेहनत करेंगे ना वो इंप्रूव भी ज्यादा जल्दी होगी, उसके रिसोर्सेज भी ज्यादा अवेलेबल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लाइब्रेरी भी ज्यादा अवेलेबल है। लो लेवल लैंग्वेज में ज्यादा लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, लोगों को ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, ज्यादा लोगों को इसका इंटरेस्ट भी नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा ये क्या, ये फास्टर डेवलपमेंट हो गया। यूज ये किस में यूज होती है लो लेवल लैंग्वेज? वेबसाइट, बिजनेस एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस में ये यूज होती है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बताया था 10 मिनट के अंदर वेबसाइट बन जाती है। ये पहले कोई तकरीबन 25-30 हज़ार, आज से 4-5 साल पहले 25-30 हज़ार पहले थे वेबसाइट बनाने का। आजकल भी 9-10 हज़ार ले रहे हैं, 6 हज़ार में भी डील डन हो जाती है वैसे। लेकिन आप आसानी के साथ 1 घंटे के अंदर वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हाई लेवल कैसे पॉसिबल हुआ कि एक अकाउंटेंट जिसने सारी उम्र कभी कंप्यूटर की कोई क्लास ली ही नहीं, कोई मजाल है कंप्यूटर की एक किताब भी पढ़ी हो, कभी नहीं पढ़ी, कभी नहीं, कैसे उसने वेबसाइट बना ली? कैसे? हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से। आसान है समझना, लाइब्रेरीज थी उनको यूज किया और इसको काम करवाया अपना। तो हाई लेवल लैंग्वेज समझ गए? अच्छा ये 2 टाइप्स हो गई, लो लेवल और हाई लेवल। फर्क समझ आ गया इनमें? हाई लेवल के यूजेज क्या है? वेबसाइट्स डेवलप करनी हो हाई लेवल लैंग्वेज में, और बिजनेस एप्लीकेशन छोटे मोटे सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर कोई से भी, वो कौन से है? हाई लेवल लैंग्वेज। डेटा एनालिसिस करना है हाई लेवल। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दूसरे ड्राइवर जो एम्बेड होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। डन। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्ट क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं जैसे एक किताब का एक सफ़ा होता है ना, उसी तरह जब एक बड़ा एप्लीकेशन या कोड बन रहा होता है ना, तो उसके वो लाइन वाइज होता है। जब आप कोड बनाएंगे ना तो उसके लिए वो डिफरेंट आप जो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, जैसे कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, तो जब आप कोड बना रहे होते हैं ना तो उसके अंदर लाइन बाय लाइन कोड चलता है। लाइन नंबर 50, 51, 52, 250, 255। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। यूं समझिए स्क्रिप्ट का मतलब यूं समझिए कि जैसे एक मूवी है। मुझे बताइए एक मूवी जब आपने बनानी है तो क्या फर्ज करें स्टार्ट से लेके एंड तक 2.5 घंटे के जितने भी सीन होंगे वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होते हैं क्या? कंटिन्यूस, इवन वो तरतीब से भी नहीं होते। आधी शूटिंग अगर लाहौर में होनी है, आधी फॉर एग्जाम्पल कराची में होनी है, तो सीन चाहे एक सीन इधर एक सीन उधर हो, वो पहले सारी लाहौर की शूटिंग करेंगे फिर कराची वाली शूटिंग है, तरतीब भी डिफरेंट होती है स्क्रिप्ट। तो उसी तरह हमारा जो एक बड़ा कोड बनता है ना उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सवाल मेरा सिंपल है, सिंपल सवाल समझिएगा, क्या मुझे सारा कोड एक ही दफा बना के उसको टेस्ट करना चाहिए ठीक बना के नहीं, कि लाइन बाय लाइन? मॉड्यूलर डिजाइन का कंसेप्ट यही था। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जो आपका हर लाइन की अलग एग्जीक्यूशन टेस्ट करके आपको बताती है आपने ये लाइन ठीक की है कि नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि आप सारा कोड बना लें कोई 250 लाइन का, एंड में पता चले ये तो चल ही नहीं रहा। पहले एक लाइन बनाएंगे, टेस्ट करेंगे चल रही है कि नहीं, दूसरी लाइन बनाएंगे, टेस्ट करेंगे चल रही है कि नहीं। इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझ आ गया? रन कोड लाइन बाय लाइन, नो सेपरेट कंपाइलेशन रिक्वायर्ड। यानी ये नहीं कि पूरा कोड कंपाइल करके फिर आप एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं नहीं नहीं,
लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। मॉड्यूलर डिजाइन का कंसेप्ट यही था, कल पढ़ा था, उसके साथ कंपैटिबल है। यूज कहाँ यूज होती है? ये वेब डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में तो ये भी होते थे, लेकिन फर्क है ये कंप्लीट कोड और ये ऑटोमेशन या और क्विक टेस्टिंग। क्विक टेस्टिंग क्या है? थोड़ा सा चेंज किया, टेस्ट किया, अगली लाइन कोड की बनाई, टेस्ट की। क्विक टेस्टिंग में यूज होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और क्या ऑटोमेशन में? ऑटोमेशन में हमने इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप देनी होती है। ऑटोमेशन क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना। पहले ये काम करो, कंप्यूटर को हम कहते हैं भैया पहले मैंने जीमेल में जाओ, वहां पे जाके देखो ईमेल एक्सेस करो। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप देखो कौन कौन सी ईमेल रीड नहीं हुई, अनरेड ईमेल देखो। स्टेप नंबर 4, उनमें से देखो कौन कौन सी ईमेल सवाल है, कौन कौन सी ईमेल जवाब है। किसी ने हमसे कुछ चीज़ें पूछी होंगी, कुछ हमने किसी से पूछी, जो हमसे किसी ने पूछा। स्टेप नंबर 5, उनका प्रीवियस कन्वर्सेशन निकालो, उसी ईमेल आईडी से पिछले 1 महीने में क्या क्या ईमेल आई है। स्टेप नंबर 6, कंटेक्स्ट सारा समझो और फिर उसके बाद एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रिप्लाई जो है वो ड्राफ्ट करो। स्टेप नंबर 7, ईमेल सेंड कर दो। ये ऑटोमेशन हो रही है, लेकिन क्या हो रही है? हम उसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि क्या करना है। ये बताइए क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसके लिए सूटेबल है या कि रेगुलर लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग है, ताकि हम हर स्टेप को देख लें ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले स्टेप नंबर 1 में उसको ऑटोमेशन देखेंगे परफॉर्म हुआ कि नहीं, स्टेप नंबर 2 फिर देखेंगे, फिर स्टेप नंबर 3 देखेंगे। ठीक है। जावा और जावा स्क्रिप्ट, जावा भी एक लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है। बताइए दोनों में क्या फर्क है? जावा स्क्रिप्ट में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, शाबाश, है दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज कौन सी है? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। जैसे एसक्यूएल, एसक्यूएल का स्पेसिफिक पर्पस क्या है भला? डाटाबेस, स्ट्रक्चर डाटाबेस को रीड करना, एनालाइज करना, सर्च करना। वो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए है? स्ट्रक्चर डाटाबेस को एनालाइज करने के लिए। उसका वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, ऐप डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। किससे है? सिर्फ। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिनका स्पेसिफिक पर्पस हो, वो किसी एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए बनाई गई हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। क्लियर? तो बताइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक। भाई कुछ कुछ फर्क समझ आया? वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर जी की जबान में बात करना, कंप्यूटर के साथ इंसानों जी की लैंग्वेज, स्टेप बाय स्टेप कोड की एग्जीक्यूशन, किसी खास एरिया के लिए पर। क्लियर? अब आते हैं जरा कुछ लैंग्वेजेस पर। ये तो था टाइप्स, अब आते हैं एग्जाम्पल्स लैंग्वेज। और एग्जाम्पल्स कौन सी वाली बताएं? मशहूर वाली बताएं कि सारी बताएं? मशहूर वाली सुनना है। मशहूर सबसे ज्यादा इस वक्त मशहूर कौन सी है? पाइथन। ये इस वक्त प्रोबेबली सबसे जो हमारी है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, हाई लेवल लैंग्वेजेस में इस वक्त जो सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, सबसे ज्यादा इजी है सीखना, वो कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन। ठीक है। आप इवन अगर आपके पास छुट्टी हो ना 3 दिन की और आपने और कोई काम नहीं करना, 3 दिन में पाइथन सीख सकते हैं, बेसिक से सीख सकते हैं, छोटी मोटी ऐप डेवलप करने के लिए काफी है पाइथन 3 दिन में। लेकिन शर्त यह है क्या? और कोई असाइनमेंट पेंडिंग ना हो। यानी इन शॉर्ट सीखनी नहीं है, अभी सीखनी नहीं है। ये ना ईद की छुट्टियों में पाइथन सीखने बैठ जाए, नहीं, अभी सिर्फ काउंटिंग सीखे, और जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद पाइथन क्या है? सिंपल एंड क्लीन लैंग्वेज है। यूज क्या है भाई? हर एक यूज है, वेब डेवलपमेंट से लेके एआई ऑटोमेशन तक, हर तरह के जो आपने ऐप बनानी है, आपने टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए वेबसाइट बनानी है, पाइथन लैंग्वेज में बना सकते हैं। बहुत आसान है। क्या इसकी लाइब्रेरीज हैं? लाइब्रेरीज पता है क्या होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, काम कर रहे हैं। इसमें अगर आपने कैलकुलेटर बनाना है, ये जैसे कैलकुलेटर होता है नहीं, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर भी, आपके मोबाइल के अंदर भी छोटी सी ऐप है, वो कैलकुलेटर बनाना है तो खुद से बनाने की जरूरत नहीं है।
लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, उनमें आप बना सकते हैं। कौन कौन सी? ये डिफरेंट लाइब्रेरी है। नम पाइथन, PY पाइथन, नम मतलब नंबर। अगर आप ऐसा टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं जो नंबर से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल, उसके लिए लाइब्रेरी कौन सी है? नम पे। फिर है टेंसर फ्लो, ये पता नहीं कौन सी है, नम पे मैंने यूज की हो या टेंसर फ्लो नहीं यूज की, ये भी होगी कोई ना कोई लाइब्रेरी, ये भी होगी कोई ना। अगर मैंने अपना ऐसा बनाना है डैशबोर्ड जिसमें सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, जो जो हमारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी फीस का स्टेटस, सब्जेक्ट, सारा कुछ आ जाए, तो मुझे बताइए कौन सी वाली लैंग्वेज यूज करनी चाहिए? पाइथन। पाइथन में क्या वो डैशबोर्ड मुझे खुद से स्क्रैच से बनाना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी किसी ने बनाया होगा? वो बनाया होगा तो वो किस लाइब्रेरी में पड़ा होगा? NumPy में या टेंसरफ्लो में? NumPy में। नम से मुराद नंबर, नंबर वाले सारे एप्लीकेशन आपको इस लाइब्रेरी में लीजिए, इसमें भी कोई होगी। आल्सो पॉपुलर इन एजुकेशन एंड रिसर्च। क्लियर? पाइथन कुछ कुछ समझ आ गया आपको? फिर है जावा और जावा स्क्रिप्ट। जावा तो 2 दफा आ गया, इसको डिलीट कर दे। जावा और जावा स्क्रिप्ट, पहले जावा फिर जावा स्क्रिप्ट के पहले जावा स्क्रिप्ट और फिर जावा, जावा फिर जावा स्क्रिप्ट। जावा क्या? जावा में खास बात क्या है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा में क्या खास बात है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है? अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो, कोड बना रहे हो, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो उसमें एक तरीकाकार क्या है इंस्ट्रक्शन देने का? ये फॉर एग्जांपल मिस्टर, हमारे कुछ स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1 मिस्टर असलम, स्टूडेंट नंबर 2 मिस्टर बकर, फिर उसके बाद फीस क्या? मिस्टर असलम ने फीस पे की 20,000, मिस्टर बकर ने फीस पे की 15,000। फिर इसके बाद मिस्टर असलम के हेयर का कलर है ब्लैक और मिस्टर बकर के बालों का कलर है ग्रे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो क्या करती है? सारी इंफॉर्मेशन को इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कोई भी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ऑब्जेक्ट के। जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट, मैंने पहले समझाया हुआ है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, AC एक ऑब्जेक्ट। हर वो चीज जो दुनिया में मौजूद है उसके कुछ ना कुछ फीचर है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या करती हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हमारे सारे डेटाबेस में से देखती हैं ऑब्जेक्ट कौन है। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? क्या कलर ऑब्जेक्ट है? क्या जो फीस पे किया ये ऑब्जेक्ट है? या असलम और बक ऑब्जेक्ट? ये क्या करते हैं? ये ऑब्जेक्ट को अपना प्राइमरी सेट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के जो भी फीचर्स होते हैं, ये फीचर असलम का फीचर है, ये किसका फीचर है? असलम का। उसको उस ऑब्जेक्ट के साथ क्लासिफाई करेंगे, जोड़ देंगे। यानी सारी इंफॉर्मेशन में से प्राइमरी बनाया ऑब्जेक्ट एक, और जितनी भी उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे क्या किया? ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया। इसमें चेंजेस करना, एग्जीक्यूट करना, रिमूव करना आसान है। यानी अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, मैंने इसमें किसी स्टूडेंट को असलम को रिमूव करना है तो मैं आसानी से रिमूव कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के साथ उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन अटैच हुई है। मैं सिर्फ इसको रिमूव करूंगा क्योंकि रिलेटेड इंफॉर्मेशन अटैच ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, हर एक को अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, तो मुझे अगर मिस्टर असलम के बारे में इंफॉर्मेशन रिमूव कर दिया, यहां से भी रिमूव करूंगा, फिर ढूंढूंगा और कहां पे इंफॉर्मेशन है उसको भी रिमूव करूंगा, फिर ढूंढूंगा और कहां इंफॉर्मेशन है उसको भी रिमूव करूंगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या करती हैं? ऑब्जेक्ट वाइज अपने डाटाबेस को ऑब्जेक्ट में क्लासिफाई करती हैं और सारा डाटाबेस ऑब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई मेंटेन करती हैं। उस ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटेड जो भी फीचर्स होते हैं वो उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं। बताइए बात समझ आई? यानी यूँ समझ लीजिए जावा जो है वो समझ लीजिए एक क्लासिफाइड किस्म की लैंग्वेज है जो हमारे डेटाबेस को क्लासिफाई करती है। ये है जावा भाई, समझ? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। कहाँ यूज होगी इसके? ये बेसिकली एप्लीकेशन डेवलप करने में ये लैंग्वेज, जावा का इस्तेमाल क्या है? सिंपल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम पाइथन को भी यूज कर सकते हैं, जावा को भी यूज कर सकते हैं।
जावा थोड़ा पुराने, वैसे तो पाइथन भी ठीक ठाक पुराने हैं, आजकल जरा इन है जावा। और अगर इसी में हम ये कह दे कि जी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो कोड की, इसी लैंग्वेज की एक रिफाइंड फॉर्म है क्या, जावा। जैसे पहले होती थी लैंग्वेज एक सी, फिर उसकी एक रिफाइंड शेप आई सी प्लस, फिर क्या आई सी प्लस प्लस, फिर है सी हैश भी है कोई शायद। तो ये जावा की समझ लीजिए रिफाइंड फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट। इसमें क्या फर्क है, स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, वेबसाइट इंटरेक्टिविटी के लिए यूज, वेबसाइट में इंटरेक्शन ऐड करनी हो ना, जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। क्या इसकी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क से मुराद लाइब्रेरी समझे, क्या इसके फ्रेमवर्क मौजूद हैं, बिल्कुल फ्रेमवर्क मौजूद है। कौन कौन से, रिएक्ट, Node.js, एंगुलर, जेएस से मुराद जावास्क्रिप्ट। तो ये फ्रेमवर्क है, इसके भी जावास्क्रिप्ट के भी फ्रेमवर्क मौजूद हैं। आप ऑलरेडी लाइंस बनी हुई हैं, हर लाइन का एक टास्क है। आपने फर्स्ट कीजिए वेबसाइट के अंदर एक बटन ऐड करना है, कौन सा बटन, गोल वाला, लाइब्रेरी के अंदर उसका फ्रेमवर्क अलग से होगा। चौकोर वाला बटन ऐड करना है, खुद से बनाने के बजाय ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स पढ़े होंगे, फ्रेमवर्क्स पढ़े होंगे। फ्रेमवर्क्स और स्क्रिप्ट समझे एक बात, लाइब्रेरी पढ़ी होंगी, यानी ऐसी कलेक्शन जो दूसरे लोगों ने काम करके बना रखी हैं। तो वहां पे हमने उसे लाइब्रेरी का नाम दिया था, पाइथन में जावास्क्रिप्ट में से क्या नाम दे रहे हैं भाई। पाइथन और जावास्क्रिप्ट समझ आया, जावास्क्रिप्ट जावा में फर्क समझ आ गया। तो सी प्लस प्लस क्या है भैया, सी प्लस प्लस बहुत टेक्निकल है। ये क्या है, ये तो बहुत इजी थी, समझ लीजिए। ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा करो मुझे हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल बताओ, हाँ कौन सी है, हमने कहना है बेस्ट एग्जांपल हाई लेवल की है, और लो लेवल की एग्जांपल पूछे तो सी प्लस प्लस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए यूज होती है, बड़ी बड़ी गेम्स डेवलप करने के लिए, छोटी मोटी वेबसाइट नहीं। और वेबसाइट बनाना बड़ा काम है कि गेम डेवलप करना। वेबसाइट एक पेज है, गेम में 50 स्टेजेस है, उसके अंदर मुख्तलिफ करैक्टर है, उनके अंदर मुख्तलिफ मूव है। और भाई ये टास्क ज्यादा है, सिमुलेशंस के लिए ये लैंग्वेज यूज होती है। और फिर देखा डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मेमोरी, इसे भी समझ आती है, ये लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज ही आपको हार्डवेयर पे कंट्रोल देती है। रैम पे कंट्रोल मिलेगा आपको, मेमोरी पे कंट्रोल, सी प्लस प्लस से। डन। तो सी प्लस प्लस नहीं सीखने का, क्या सीखना है, पाइथन सीखना है। जावास्क्रिप्ट तो दरमियानी कोई है इसमें। एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस के लिए क्या क्या काम करती है, डेटाबेस में क्वेरी रन करेगी, सर्च करेगी, अपडेट करना है, डिलीट करना है, डाटा ऐड करना है, रिमूव करना है, सारे काम करेगी, लेकिन सिर्फ डेटाबेस वाले काम करेगी। डेटाबेस से हटके इसने कोई काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, डोमेन स्पेसिफिक है। शाबाश, अगला यही सवाल पूछने लगा था, कौन सी टाइप है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ये डिक्लेरेटिव स्टाइल में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इसमें, व्हाट यू वांट नॉट हाउ टू गेट इट। यानी हम उसे ये कहते हैं, भैया मिस्टर असलम के बारे में जितनी भी उसकी आउटस्टैंडिंग, इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स की फीस आउटस्टैंडिंग है सारी लिस्ट बनाओ, इसको ये बोलेंगे। ये नहीं बताएंगे क्या करना है, सॉरी कैसे करना है ये नहीं बताएंगे, क्या करेंगे, क्या करना है ये बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, मेथड नहीं बताएंगे। ये व्हाट यू वांट ये बताएंगे, हाउ टू गेट इट ये नहीं बताएंगे, ये उसे पता है, ये उसे पता है। तो ये एसक्यूएल लैंग्वेज समझ आ गया कि किसके लिए एसक्यूएल लैंग्वेज, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, क्वेरी रन करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, डाटा चेंज करने के लिए, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, एडिट वगैरह वगैरह। क्लियर। तो मुझे बताइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज की कोई एग्जांपल बताओ, एसक्यूएल, हाथ मिला। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कोई एग्जांपल बताओ, जावास्क्रिप्ट, शाबाश। हाई लेवल लैंग्वेज की कोई एग्जांपल बताएं, पाइथन, शाबाश। लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल बताएं, सी प्लस प्लस, शाबाश। तो कुछ अंदाजा हुआ किसका क्या पर्पस है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है हमने, कौन सी लैंग्वेज, वेबसाइट बनानी है,
पाइथन, जावास्क्रिप्ट चलेगा कि नहीं चलेगा वेबसाइट बनाने के लिए? चला ले तो चल जाएगा, शाबाश शाबाश। अच्छा, और अगर गेम बनानी हो C++, शाबाश। कॉलेज को कोई डेटाबेस मेंटेन करने के लिए बस ठीक है भाई, समझ आ गया? ओके, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, थोड़ा सा टेक्निकल था, शायद कुछ टर्म्स में आपको प्रॉब्लम आई हो, जैसे फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, लेकिन आपको अंदाजा हो गया कि इसका पर्पस क्या होता है। रेडीमेड चीजें मौजूद है, मेहरबानी उनकी। इसको जब कंप्यूटर में कोई चीज फ्री में अवेलेबल हो ना, फ्री में, उसे कहते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स टर्म याद रखिएगा, काम आएगी कभी। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? जब कोई सॉफ्टवेयर फ्री में हो या जब कोई भी चीज फ्री में अवेलेबल है, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन सोर्स। ओपन, याद रखें, फ्री की चीज अमूमी तौर पर समझा जाता है घटिया है, लेकिन आईटी की वर्ल्ड में जो चीज ओपन सोर्स होगी वो ज्यादा बेहतर होगी, उस अमूमी तौर पे कह रहा हूं, उससे जो पेड है। क्यों भला? क्योंकि ओपन सोर्स में लोग ज्यादा यूज करेंगे इसको, और जो सॉफ्टवेयर, जो चीज ज्यादा यूज होती है वो डेवलप भी ज्यादा, उसके रिसोर्सेज भी ज्यादा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स समझ आया? फ्री वाली चीज अमूमी तौर पे ये ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि लोगों ने ज्यादा इसके ऊपर काम किया होगा। हमेशा नहीं, अमूमी तौर पे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। ऑन कर दे लेक्चर के साथ। अच्छा, कल ना अमूमी तौर पे हमारा रिजल्ट से पहले सैटरडे ऑफ होता है, रिजल्ट के बाद ऑन होता है, मेरी रूटीन ये है। लेकिन कल हमारा रिजल्ट के बाद वाला सैटरडे ऑफ होगा। वो रीज़न ये है कि मैंने एक सब्जेक्ट है, उसकी बुक फाइनल, आपकी बुक तो फाइनल होगी है ना, उन बेचारों की बुक अभी पेंडिंग है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए जल्दी उसको ख़त्म करने के लिए। तो कल हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है? उन्हें मेरे स्टूडेंट्स को भी बताना। आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पे फिर से। अल्लाह हाफिज़।